आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर राज, किसान और नगर। इसका जो पहला टॉपिक है प्रिंसेप ऑफ प्रियदर्शी। भारत अभिलेख में 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया के कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने अभिलेख को मतलब कि जांचा था और उसके बारे में बताया था 1830 के दशक में। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक यहाँ पे आता है श्लोक महाजनपद। श्लोक महाजनपद भारतीय इतिहास में इसे महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्योंकि इस समय जो है लोगों का विकास हुआ था, नगरों और बस्तियों का भी बहुत ज्यादा विकास हुआ था और साथ ही साथ मगध का भी विकास हुआ था। और जैसा कि आपको मालूम होगा जो अशोक सम्राट थे जिससे वो प्रेम करते थे, उनकी हत्या गलती से उनकी सर काट दी, जिसकी वजह से उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और साथ में बौद्ध धर्म का उन्होंने अपनी पुत्री को भेजे विकास पर भी चर्चा करने के लिए। उसमें भी बौद्ध धर्म का इसमें बहुत ज्यादा विकास हुआ, जिससे इसके महाजनपद महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आपका अभिलेख। अभिलेख क्या होता है? अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु एवं मिट्टी के बर्तन पर कठोर सतह पर खोद कर लिखे जाते हो, मतलब कि गोद गोद कर लिखे जाते हो कठोर पत्थर की चीज पे। अभिलेख में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप एवं विचार लिखे जाते हैं, मतलब कि उनकी अच्छाइयां लिखी जाती है। कभी किसी ने काम करवा दिया, जिसके जैसे आप लोग नगर निगम को देखते हो, कुछ चीज बनवा देते हैं तो वहां पर अपना एक बोर्ड लगा देते हैं इसने बनाया, जो नेता है उसका लिखा जाता है और उनके विचार भी लिखे जाते हैं। मतलब कुछ जैसे गांधी जी के विचार आप लोगों ने स्कूल में देखे होंगे, अभिलेख दीवार पे ही लिखा जाता है। लगभग 2800 ईसा पूर्व में अक्षर अ उल्टा की तरफ इस प्रकार के लिखे जाते थे और 500 ईस्वी में यह भ इस प्रकार से लिखे जाते थे। आपको ये याद होगा किस प्रकार से अक्षर आपसे पूछ देगा 2800 ईसा पूर्व में कैसे अक्षर, मान लीजिए अ दे देगा, ये दे देगा, कुछ और दे देगा, चिन्ह लगाने के लिए कह देगा तो आपने इसमें लगा देना है। ठीक। अब जनपद। अब अगला टॉपिक क्या है हम लोग का? जनपद। जनपद क्या है? जनपद का अर्थ है एक ऐसा भूमिकर मतलब भूमि जहां पर कोई जन लोग, कुल या जनजाति अपने पांव रख दे अथवा वहां बस जाए तो इसको जनपद कहते हैं। पहले की तो ऐसी थी नहीं, जमीन की ऐसी रजिस्ट्रेशन होता था। अब उस समय क्या होता था, जहां का भी पैर रहने निवास करने लगे उसको वहां पे उसका हक माना जाता था, उसे जनपद कहते थे। और हमारा जो तीसरी टॉपिक है 2.2 का श्लोक महाजनपद को प्रथम मगध 6वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध को आधुनिक बिहार सबसे शक्तिशाली महाजनपद माना गया है। आधुनिक इतिहास में इसके कई कारण बताए गए हैं। एक यह कि मगध के क्षेत्र में खेत जो होता था उपजाऊ होता था और अच्छी फसल होती थी। दूसरी यह कि लोहे की खदान आधुनिक झारखंड में थी, जिसके वजह से हथियार बनने में बहुत ज्यादा ही आसान पड़ता था। जाके आपको पास और जो सामान है उससे हथियार बनता है, आपके पास ही हो तो कितना जल्दी प्रगति होता है। और जो हाथी, जंगली हाथी होते थे वो पाए जाते थे, जो कि सेना का विकास में काम आता था और सेना के रूप में उसको काम किया जाता था। गंगा और इसके उप नदियों से आवाहन किया जाता। अब आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि मगध को शक्तिशाली जनपद क्यों कहा जाता है, तो आप बोल सकते 600 ईस्वी में उस समय जो था यहाँ पे हाथियां थी जंगलों में और साथ ही यहाँ पे खेत जो थी उपजाऊ थी, जिसकी वजह से खेती होता था और झारखंड में लोहे की खदान थी, तो जिसकी वजह से हथियार बनने में काम आता था। जो हाथियां होती थी वो सेना का आरक्षण करते थे, साथ जाके युद्ध करते थे, जिससे विजय पाना बहुत ही आसान हो जाता था। अब इसके जो आगे टॉपिक है उसको मैं लिख लेता हूँ, तो पहले मिटा देते हैं। तो मैंने लिख लिया। अब देखिए तीसरा टॉपिक है मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत क्या है? मूर्तिकला है, मूर्तिकला है और मेगा अस्त्रों की इंडिका, जैन का अर्थशास्त्र एवं जैन तथा बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अशोक के अभिलेख। जैन धर्म में भी अशोक का बारे में, मगध के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत है ग्रंथ के अंदर। अब क्या है, मौर्य वंश को कितना महत्वपूर्ण माना जाता था, मतलब कितना ज्यादा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अच्छा मूर्तिकला था उस समय की,
पश्चिम तथा शक्तिशाली शासक थे, बड़े ही उपविधियों का प्रयोग ना करना, मतलब कि अपने आप को बढ़ावा देना वो लोग नहीं करते थे। और सबसे ज्यादा यहाँ पे शक्तिशाली शासक रहे अशोक सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, जो कि बहुत ज्यादा ही शक्तिशाली शासक थे। अब यहाँ पे कम महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? केवल ये 100 साल तक ही चली थी। मोर वंश कितना साल तक चला था? केवल ये 100 साल तक ही चली थी। और केवल उत्तरी भारतीय तट तक सीमित थी, मतलब उत्तर तक ही भारत के सीमा तक सीमित थी, मतलब वहीं तक ही फैला था, ज्यादा दूर तक नहीं फैला हुआ था। और मोर वंश की प्रशासन व्यवस्था कैसी थी? शासन व्यवस्था को किसी तरह से चलाया जाता था, मतलब कि उनका कोई संविधान उस समय का नहीं था। जो ब्राह्मणों ने लिखे थे अभिलेख, मतलब कि जो बुक थे उसके द्वारा ही चलाया जाता था, जो जाति के आधार पर ही रख दिया गया था। मोर समाज की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे हम अभी बिहार के नाम से जानते हैं। और 4 प्रत्येक केंद्र हैं: तक्षशिला, उज्जैनी, वैशाली, सोमगिरी, कड़ी। अब आसाम शासन व्यवस्था था। मोर समाज बहुत ही दूर तक फैला हुआ था, अफगानिस्तान पाकिस्तान तक फैला हुआ था। पूरे समाज पर मोर समाज का शासन एक जैसा नहीं नियंत्रण था। मोर शासकों का राजधानी और आसपास के केंद्र पर अच्छा नियंत्रण होता था और दूर की नेत्र पे अच्छा नियंत्रण नहीं होता था। अब इसे कहने का मतलब है कि जैसे अगर हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो सबके अंडर में, इनके अंदर में मुख्यमंत्री सभी लोग रहते हैं। अब ये नहीं, नरेंद्र मोदी जो है वो तो साइड तो घूम नहीं सकते हैं। अब वो क्या जाने कि बिहार के अंदर क्या हो रहा है? वो तो मुख्यमंत्री जानते हैं नीतीश कुमार कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तो प्रधानमंत्री को ज्ञात नहीं है। और इसका जो और टॉपिक है उसको हम सेकंड पार्ट में समझते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लिखने के लिए। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। और जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।